नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे दोस्तों, जुड़ते जाइए। आज बसंत पंचमी जैसे पर्व भी हैं, तो इसलिए ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो आगे चलते हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, बाकी भी जुड़ जाइए। अलग अलग कोर्सों से जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। वास्तव में सब जुड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत। आप जानते हैं कि रॉबर्ट नोजिक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक हैं, जो योग्यता पर बल देते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिकली ये प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। की बात करते हैं प्रक्रियात्मक की। तो मैं लिखता भी चलता हूं ताकि आप लिख सकें पेन कॉपी पर। चलिए, रॉबर्ट नोजिक का जीवन काल 1938 से 2002 तक था। अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक, और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। जो प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। प्रक्रियात्मक, औपचारिक, नकारात्मक, एक ही मतलब है ना, याद आ गया। दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीवादी न्याय। का समर्थन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह योग्यता का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। ये बेसिक तो चीजें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। बेसिक चीजें याद नहीं रखोगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में वो ये सारी बातें कहता है। तो ये भी, फिर ये लोग से भी प्रभावित थे। इससे प्रभावित थे मेनली लोग से। लोग से क्या प्रभावित होकर लिया, इसने एक सिद्धांत भी दिया था कि लोकियन प्रावधान। तो नोजिक का लोकियन प्रावधान क्या है? नोजिक लोग के संपत्ति श्रम का मूल्य है, सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसे नोजिक का लोकीय प्रावधान कहते हैं। आपको लोक याद करना होगा। लोक ने जो फेमस रचना थी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 की, उसमें कहा था कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। लोक को समझा देता हूं। जो लोग कहते हैं संपत्ति दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को श्रम द्वारा उपयोगी बना लेता है। क्या बना देता है? श्रम द्वारा उपयोगी। वो किस में बदल जाती है? निजी संपत्ति।
और साथियों आप याद भी कर लीजिए कि वास्तव में लोग थे जो 17वीं शताब्दी के विचारक थे। 17वीं शताब्दी में जंगल ही जंगल थे। जो व्यक्ति जंगल को साफ करके खेत बना लेता था तो खेत उसी का हो जाता था। इसलिए लोग कहता है संपत्ति श्रम का फल है और संपत्ति के असीमित संचय का अधिकार भी दे देता है। उसी प्रकार से रॉबर्ट नोजिक भी कहीं ना कहीं संपत्ति के संचय का असीमित अधिकार देता है। कहता है जो वास्तव में मेहनत करेगा, श्रम करेगा, संपत्ति तो बनाएगा बनाएगा। यानी कि पूंजीवादी विचारों की झलक मिल जाती है। तो नोजिक का लोकीय प्रावधान कुछ नहीं है कि संपत्ति श्रम का फल है और कोई भी अपनी योग्यता के आधार पर कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। और पूंजीवाद में यही होता है, टैक्स नहीं लगाया जाता क्योंकि संपत्ति तो श्रम का, इसलिए कहता है राज्य को कर भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपको ये बात समझ आ गई कि नोजिक का लोकीय प्रावधान क्या है कि संपत्ति श्रम का फल है, इस पर कर नहीं लगाना चाहिए और कोई कितनी मात्रा में संपत्ति चाहे संचित करे। इसके बाद साथियों चलते हैं कि नोजिक जो है न्याय सिद्धांत देता है। न्याय सिद्धांत देता है तो जॉन रोल्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप देता है, यानी कि जॉन रोल्स से मैच नहीं करता है इसका न्याय का सिद्धांत। तो इसने किताब लिखी थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूं आपको। रॉबर्ट नोजिक रोल्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में न्याय सिद्धांत प्रस्तुत। अब मैं इसको बिल्कुल सारणी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा कि रॉबर्ट नोजिक क्या कहता है। कहता है न्याय के ना दो प्रकार रहते। अब मैं टेबल से समझा रहा हूँ, टेबल से आपको समझ आएगा और फिर भी किसी को ना आए तो पूछ सकता है। लेकिन साथियों बिना मतलब लिखकर भी फायदा नहीं है क्योंकि आप सभी पीजी के लेवल के इंसान हैं, इसलिए मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करूंगा। तो क्या कहता है, न्याय के सिद्धांत दो प्रकार के। दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला कहता है साध्य मूलक न्याय का सिद्धांत। साध्य मूलक का मतलब कोई एंड लक्ष्य लेकर चलता है, जो जैसे आरक्षण का लक्ष्य। कहता है ये प्रगति के विरुद्ध है। उचित नहीं है। कुल मिला के वो साध्य मूलक सिद्धांत को, आरक्षण की नीति को अच्छा नहीं मानता, इसलिए साध्य मूलक न्याय सिद्धांत की आलोचना कर देता। क्लियर है? सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्ते। सभी को बसंत पंचमी की, बाकी सभी पर्वों की शुभकामनाएं। आप साथियों ये बात आप समझ गए होंगे कि साध्य मूलक न्याय किसको कहता है, जिसमें आरक्षण जैसे लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो कहता है ये प्रगति के विरुद्ध, जैसे प्रगति रुक जाती है क्योंकि आरक्षण के कारण जो योग्य व्यक्ति हैं वो काम नहीं कर पाते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आज भी देखना कई जगह शोर मचाते हैं कि नहीं आरक्षण नहीं होना चाहिए। मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं, मैं आरक्षण पसंद नहीं करता, विशेषकर नौकरी, इसलिए निजीकरण करता जा रहा हूँ। तो साथियों जो ये आरक्षण है तो ये लोग अच्छा नहीं मानते पूंजीवादी, कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्य होगा वो जी लेगा, काम करेगा तो फल मिलेगा। ये बेसिकली। अब दूसरा जो सिद्धांत है कहते हैं रॉबर्ट नोजिक, दूसरा है ऐतिहासिक न्याय का सिद्धांत। ऐतिहासिक या इसी का दूसरा नाम है हकदारी न्याय का सिद्धांत। हकदारी या पात्रता या अधिकारिता, अब हिंदी में कई नाम है।
वैसे शुद्ध जो अंग्रेजी बनती है वो है इंटाइटल्ड थ्योरी। ये योग्यता पर आधारित है, योग्यता पर। कहता है किसी व्यक्ति ने कोई योग्यता के आधार पर कोई वस्तु या संपत्ति प्राप्त की है तो उसका वह पूर्ण स्वामी है, तो वास्तव में राज्य को उस पर कर नहीं लगाना। तो ये मेन सिद्धांत उसका कौन सा है? ऐतिहासिक हकदारी का सिद्धांत है। कहता है व्यवहारिक यही है। प्रगति इसी से होगी। क्लियर है? यानी कि जो रॉबर्ट नोजिक हैं वो ऐतिहासिक हकदारी, पात्रता या अधिकारिता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि साध्यमूलक सिद्धांत को, क्योंकि आरक्षण की आलोचना कर। इतनी बात सबको क्लियर होगी हो तो अब वो ऐतिहासिक जो या हकदारी पात्रता सिद्धांत के 3 मूल नियम बताते हैं, वो भी देखते हैं। रॉबर्ट नोजिक अपने ऐतिहासिक हकदारी, पात्रता या अधिकारिता सिद्धांत के 3 मूल नियम बताते हैं। बताते हैं 3 मूल नियम। अब 3 मूल नियम कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान। पहले कहते हैं न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। अभिग्रहण का मतलब प्राप्ति से है, इक्वेशन से है। तो अभिग्रहण का मतलब प्राप्ति। कहते हैं इतिहास में कोई वस्तु या संपत्ति किसी व्यक्ति ने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है तो उसका पूर्ण स्वामी है। भाई सिंपल है, मैंने अपनी कोई मेहनत से चीज हासिल की है तो मैं उसका पूर्ण स्वामी हूँ, राज्य को उस पर कर नहीं लगाना चाहिए। जैसे सिंपल है, आप मुझे फीस दे रहे हैं तो मेरी मेहनत का परिणाम। अब मोदी जी 18% क्यों लेते हैं? अब मोदी जी फीस का बड़ा भाग ले जाते हैं मेरी मेहनत को, तो कहते हैं राज्य को कर नहीं लगाना चाहिए। अब मोदी जी देते क्या है मुझे देखना पड़ेगा, दे तो रहे नहीं, सिर्फ कर ही कर लगा रहे हैं। इस सिद्धांत इसके अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु या संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित की है तो इसका वह पूर्ण स्वामी है। इसलिए राज्य को उस वस्तु या संपत्ति पर कर नहीं लगाना चाहिए। अब वो आ ही जाता है, आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लॉट लेता है, अब प्लॉट लेने के बाद 10 लाख का लेता है, वो कहीं ना कहीं 50 लाख का हो गया। अब राज्य सरकार लेती है तो पूरा उस पे 50 लाख की कीमत, तभी रजिस्ट्री होगी उसका, तभी सारे काम होंगे, तभी ट्रांसफर होगा, तो वास्तव में वो टैक्स तो उसकी मेहनत का फल है। अगर वो 10 लाख का प्लॉट 5 में रह जाता,
या हानि हो जाती, क्या राज्य सरकार भरपाई करती? सिर्फ लाभ में ही। तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में किसी व्यक्ति ने कोई न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित किया है तो राज्य को बिना मतलब कर नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिकली रॉबर्ट नॉजी कहता है। तो राज्य कर लगा कर क्या करता है, उस व्यक्ति की योग्यता को छीनता है, आदमी को निष्क्रिय बनाने का प्रयास करता है, तो कर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, न्यायपूर्ण स्थानांतरण या हस्तांतरण का नियम, ट्रांसफर का। ट्रांसफर अंग्रेजी में उन्होंने ये शब्द किया था, मैं अगर कहूं तो इसको विक्रय कह सकता हूं। अब इसको सुन ले, बहुत अच्छा नियम है। में दूसरा नियम इसका जो है ऐतिहासिक न्याय के सिद्धांत का, न्यायपूर्ण हस्तांतरण या विक्रय का नियम। ये क्या है, कहते हैं इतिहास में किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु अपनी मेहनत से प्राप्त की है या संपत्ति प्राप्त की है तो उसे कितनी भी कीमत में बेच सकता है, उसकी कोई भी कीमत रख सकता है। राज्य को ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि में बेचे, और ना ही किसी को आक्षेप करना चाहिए, भाई उसकी वस्तु है। सिंपल, मेरे एक स्टूडेंट थे तो वो आईएएस भी बने बाद में, तो उनके साथी ने उनसे कहा कि मैं इंटरव्यू देने, आप तो आज दे आए, कल मैं देने जाऊंगा तो आप मुझे फाइल दे दो और मैं आपको नई फाइल ला दूंगा अगर खराब होगी तो बोलने लगा भाई मैं इसको 10 लाख में भी नहीं देता। वास्तव में सही है, वो फाइल उसकी सफलता का प्रतीक थी। कहता है जो भी देने जाता है ना उसे सफल होता है। अब ये उसका मानना था। अब सिंपल आज मॉल संस्कृति में होता भी है। आप देखेंगे कि वास्तव में चाहे कैंटाबल के शोरूम हो या पीटर इंग्लैंड के हो, एक ही शर्ट होती है, सिटी में ही अलग अलग मॉलों पर जाएंगे शोरूम पर, अलग अलग कीमत मिलेगी। और आप बोलेंगे कि वास्तव में ये तो वही शर्ट है जो मैंने उस मॉल में देखी। कहता है भैया वहीं से खरीद लेता, हम तो आज के हिसाब से दे रहे हैं, हमारे यहाँ इतने की है, आपको लेनी है, पसंद है तो लीजिए, नहीं तो कितनी भी कीमत लगा सकता है। इसमें वो एक फुटबॉल का मैच होता है तो विल्ट चैम्बरलैन का, उसका उदाहरण देता है। तो मैं वो बताता भी हूँ विल्ट चैम्बरलैन का उदाहरण। उसमें वो कहता है कि मान लीजिए फुटबॉल का मैच होता है और उस मैच में पहले दिन टिकट की रेट कम होती है, लेकिन क्या है कि भीड़ इतनी आती है कि दूसरे दिन टिकट की कीमत बढ़ जाती है, बैरक और लगाने पड़ जाते हैं, चेकिंग और होती है, लोगों की भीड़ ही बहुत ज्यादा आती है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अब आप आक्षेप उठाएंगे, कुछ लोग आक्षेप उठाते हैं, भाई इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी, कल तो कम ही थी, कल आप भी तो देख लेते, इसने मना किया। अब जैसे सिंपल है, अब ऑफर चल रहा है ऑनलाइन कोर्स में, जब ऑफर चल रहा है तब बच्चे लेते नहीं है। अब ऑफर के बाद सोचते हैं कि भाई अब उसी रेट में मिल जाए, तो ये मुश्किल होता है, भाई उस दिन क्यों नहीं खरीदा आपने। ये भी ध्यान देने की चीज है ना कि आप उसी दिन क्यों नहीं परचेज कर लेते, आप बाद में परचेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐप वाले की कमी तो नहीं, उसने तो सबको समान अवसर दिए थे। ये क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु या संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है, न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है, तो वह व्यक्ति उसे कितनी भी कीमत निर्धारित कर सकता है। इसमें उदाहरण क्या देता है, विल्ट चैम्बरलैन की टिकट का उदाहरण।
कहता है मैच देखने के लिए लोग जा रहे हैं, पहले दिन टिकट का रेट क्या होता है, फर्स्ट डे कम और दूसरे दिन बढ़ जाता है, उचित है। सेकेंड डे क्या होता है, बढ़ जाता है, कहता है उचित है, तो मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित हो रहा है। अब साथियों सिंपल है कि आज हमारी ऐप पर लगभग 800-900 बच्चे जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी मुश्किल आ जाती है ना, वे कितना जोड़ पाएंगे ऐप में, वे कितना, एक सीमा रहती है, अनलिमिटेड नहीं जुड़ सकते। अब संख्या बढ़ जाएगी, नो डाउट कीमत भी बढ़ेगी। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो कहता है गलत नहीं है, ये मांग पूर्ति पर निर्धारित है। तो ये न्यायपूर्ण हस्तांतरण या विक्रय का नियम बेसिकली दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है वो भी आप सुन लीजिए। तीसरा नियम है रॉबर्ट नोजिक के ऐतिहासिक न्याय के सिद्धांत का परिष्करण का नियम, रेट्रिफिकेशन थ्योरी बेसिकली बोलते हैं। परिष्करण का नियम इसमें क्या कहता है, कहता है अगर इतिहास में कोई गलती भी हुई है ना, कहीं अन्याय भी हुआ है, तो उसमें आधारभूत सुधार नहीं किया जा सकता, छोटा मोटा सुधार किया जा सकता। जैसे सिंपल वो कहता है कि वास्तव में ये मानते हैं कि SC ST के प्रति प्राचीन काल में या मध्य काल में कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, तो उसका मतलब यह नहीं कि आज आरक्षण दो। कहता है बस छात्रवृत्ति तक सीमित। कहते हैं इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अन्याय हुआ है, उसमें आधारभूत सुधार नहीं किया जा सकता, छोटा मोटा सुधार किया जा सकता है। इसलिए हमें आरक्षण नहीं देना चाहिए, केवल छात्रवृत्ति तक सीमित रहना चाहिए। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कहता क्या है। नोजिक के अनुसार इतिहास में अन्याय भी हुआ है तो उसमें आधारभूत सुधार नहीं होता, केवल छोटा मोटा सुधार हो सकता है। अतः हमें आरक्षण के स्थान पर छात्रवृत्ति की नीति अपनानी। ये बेसिकली कहते हैं। ये तीन नियम आपको ध्यान रखने हैं। बार बार क्वेश्चन आए, कई बार पूछ लेता है कि विल्ट चिम्बरलैन का जो उदाहरण है उसने किस नियम के संदर्भ में दिया, तो दूसरे नियम के संदर्भ में दिया। इसमें वो छात्रवृत्ति की बात करता है तो तीसरे परिष्करण के नियम में करता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना साथियों, तभी आप बेटर ढंग से इसको हल कर पाएंगे। आगे चलते, रॉबर्ट नोजिक और ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत की शर्तें। वो कहता है मेरे ऐतिहासिक न्याय का सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब ये पूरी शर्तें कंप्लीट। क्या क्या शर्तें हैं वो ध्यान से सुन। पहला कहता है पूंजीवादी प्रतियोगी समाज में ही मेरा न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है। पूंजीवादी
प्रतियोगी समाज में ही न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है। अर्थात जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन का मतलब प्रतियोगिता वाला। का समर्थन। अब दूसरी बात वो क्या कहता है वो भी कहता है, मेरा न्याय का सिद्धांत उस समाज में लागू हो सकता है जिसमें राज्य की शक्ति का अंत हो जाए, कि राज्य नाइट वॉचमैन के रूप में काम करे। राज्य के पास राज्य का ढांचा तो बना रहे, लेकिन राज्य की शक्ति का। कोई कहते हैं मेरे पिताजी जीवित तो रहे, शक्तियां ना रहे मेरे पिताजी, शक्तियां सारी आपके पास भाई। तो वो बेसिकली दूसरा क्या कहता है शर्त में, राज्य की शक्ति का अंत हो जाए, शक्ति का अंत हो जाए बेटा, राज्य का अंत हो जाए नहीं, का अंत हो जाए। इसी प्रावधान के कारण रॉबर्ट नोजिक को अर्धरजकतावादी कहते हैं। आगे समझ, क्योंकि उन्होंने राज्य की शक्ति के अंत की बात की। अब आप कहेंगे अराजकतावाद क्या है। आप जानते हैं अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो बेसिकली कहती है राज्य का, निजी संपत्ति का, धर्म का उन्मूलन हो जाना चाहिए। उसमें प्रूदो है, प्रिंस क्रोप्टकिन है, टोल्स्टॉय जैसे विचारक, वो सारे विचारक जुड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से चूंकि राज्य की शक्ति के अंत की बात करता है, पूर्णतः राज्य के उन्मूलन की नहीं, इसको क्या कहते हैं, अर्ध अराजकतावादी। अराजकतावादी तो क्या कहते हैं, राज्य का उन्मूलन ही हो जाए, ढांचा भी ना रहे, लेकिन ये केवल शक्ति अंत करने की बात करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध अराजकता। अब आपको समझ आ गया अराजकतावाद क्या है। एक विचारधारा है तो राज्य, निजी संपत्ति और धर्म के उन्मूलन की बात करती है। उसमें प्रूंदो जैसे विचारक, प्रिंस क्रोप्टकिन, माइकल बुकानिन, अकुनिन और बेसिकली टोल्स्टॉय, ऐसे बहुत सारे विचारकों के, टक्कर, रॉबर्ट टक्कर, ऐसे बहुत सारे विचारक जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में ये चूंकि राज्य के पूर्ण उन्मूलन की बात नहीं करता, केवल राज्य की शक्ति के अंत की बात करता है, इसको अर्धरजकतावादी कह देते। तीसरा, नोजिक पेटेंट व्यवस्था का समर्थन कर, खोज एकाधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खोज करता है, उसका एकाधिकार बना रहना। आपने किसी चीज का आविष्कार किया तो आपकी अनुमति के बिना उसका कोई प्रयोग फिर दोबारा नहीं। तो पेटेंट व्यवस्था का समर्थन करता। भाई आपने किसी चीज की खोज कर ली, तो खाने पीने की वस्तुओं पर तो पेटेंट होता है, और बाकी पढ़ाई संबंधी, म्यूजिक संबंधी, कला संबंधी जो कुछ है उसका कॉपीराइट होता है। तो ये कहता है पेटेंट व्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन एक बात कह देता है कि अगर मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत है, अगर कोई खोज ले तो उस पर पेटेंट नहीं। अब कोई कहेगा ये राजस्थान आया होगा, नहीं राजस्थान नहीं, ऑस्ट्रेलिया गया था, है ना। चलो वो लाइन भी लिख लेते हैं। लेकिन नोजिक यह भी कहता है कि मरुस्थल में पानी का एक स्रोत है,
एक ही स्रोत है तो उस पर पेटेंट नहीं हो सकता। उस पर पेटेंट नहीं हो सकता। ये कौन कहते हैं? नोजिक। ये 3 शर्तें बता देता है। नोजिक कहता है मेरा जो न्याय है, ऐतिहासिक न्याय का सिद्धांत, पात्रता का सिद्धांत, जो 3 नियमों पर आधारित है, उससे 3 शर्तों का भी पालन करना होगा, तभी ये लागू हो पाएगा। पहला तो वो कहता है पूंजीवादी प्रतियोगी समाज होना चाहिए, बाजारवाद पर आधारित होना चाहिए। दूसरा कहता है राज्य की शक्ति का अंत हो जाना चाहिए। और तीसरी शर्त कहता है पेटेंट व्यवस्था भी अपनाने वाला होना। अब ये सारी बातें तो आप ध्यान रखनी। अब इसके बाद बातें हैं कि आलोचना कौन करते हैं। आलोचना करते हैं सेल्डन। सिर्फ सेल्डन का नाम इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इग्नू के कोर्स में नाम उसी का है। तो वास्तव में जो भी हैं समतावादी हैं वो भी आलोचना करते हैं, है ना। सेल्डन वे उदार समतावादी रॉबर्ट नोजिक की आलोचना करते हैं। और कहते हैं कि सामाजिक न्याय आरक्षण के बिना संपूर्ण समाज का विकास संभव नहीं। ये आलोचना कहीं ना कहीं कह सकते हैं रॉबर्ट नोजिक। लेकिन महत्व क्या है? महत्व यह है साथियों, आज वैश्वीकरण चल रहा है और वैश्वीकरण में तो रॉबर्ट नोजिक ही लागू हो। कि आज पूंजीवाद में तो योग्यता योग्यता दिख रही है, बाकी क्या दिख रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो वास्तव में चाहे सेल्डन आलोचना करें, उदार समतावादी आलोचना करें, सामाजिक न्याय की बात करें, लेकिन वैश्वीकरण जहां जहां चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, चाहे कितना कुछ भी हो, आज सब कुछ रॉबर्ट नोजिक ही बन। हर सिटी में मॉल संस्कृति जो आ रही है रॉबर्ट नोजिक, नहीं कोई इमारतें ही खड़ी, सब कुछ रॉबर्ट नोजिक दिखाई दे रहा है। तो साथियों, रॉबर्ट नोजिक आज वैश्वीकरण में प्रासंगिक है। जो भी आज पूंजीवादी प्रतियोगी समाज में जीना चाहता है, अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं, और वो संस्कृति है जो पूंजीवादी वैश्वीकरण, यानी कि रॉबर्ट नोजिक। तो आप कह सकते हैं कि जो आज रॉबर्ट नोजिक जो है वो पूंजीवाद है, आरक्षण का विरोध करने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। अब रॉबर्ट नोजिक के कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो न्याय से तो इतर हैं, लेकिन साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण के कुछ प्रमुख विचार। पहला, ये बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस कहते। रॉबर्ट नोजिक बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस कहता है। अब क्यों कहता है मैं अभी बताता हूं। रॉबर्ट नोजिक का कहना है बेंथम बात करता है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की, और अधिकतम हित के चक्कर में कहता है व्यक्ति की योग्यता तो भुला देता है। आप 51% को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और वास्तव में आदमी कैसे चल पाएगा 51%? तो योग्य व्यक्ति हो तो अकेला ही चलेगा, वो 51 को क्यों पकड़ेगा भाई? यहाँ बेंथम क्या कहता था?
भाई आप 5 बहन भाई हैं, एक भाई बहुत योग्य है, कम से कम 2 को तो साथ लेके चले, 2 का तो खर्चा उठाए। तो रॉबर्ट नोजी कहता है एक का भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर बिना मतलब के खर्चों के बोझ में दब जाएगा तो प्रगति कैसे कर पाएगा? मेहनत तो उसकी है, 2 का क्यों उठाए? जैसे कई बार माँ बाप कह देते हैं बच्चे से, बड़ा बच्चा होता है तो कमाने लग जाता है, तो माँ बाप कहते हैं बेटा 2 का खर्चा हम उठा लेते हैं, 2 का आप उठा लो। ये बेंथम वाली नीति। तो रॉबर्ट नोजी के कहता है भाई साहब कह दो भाई मैं अपनी मेहनत से बनाऊं, तुम जानो तुम्हारा भविष्य जाने। ये रॉबर्ट नोजी। बेंथम को कहता है उपयोगितावादी राक्षस। भाई उसकी सारी मेहनत तो खा जाएंगे वो, ये। और कल को वो बन गए तो मना कर देंगे, भाई पिताजी को पैसे देने थे तुमने क्यों दिए, कोई काम नहीं आना। तो ये बेसिकली है। तो रॉबर्ट नोजिक बेंथम को क्या कहता है? उपयोगितावादी राक्षस। दूसरा, इसने बेसिकली एक मशीन अनुभव की अवधारणा दी थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो बहुत अच्छी किताब है, फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेनेशंस। ऐसा आपको लिख देता हूं, पेन चेंज करके नोजिक बना देते हैं। इसमें सुकरात का प्रभाव दिखाई देता है। सुकरात के इस कथन का प्रभाव दिखाई देता है। सुकरात का एक कथन था, हम बिना किसी जांच के को अपना नहीं सकते। पहले जांचना बहुत जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं अपना पाएंगे। बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं। मेनली सुकरात ने कहा था, बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं। यानी कि साथियों, जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, तब आपको लगता है कि भाई मुझे जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। तब अपने जीवन को जांचिए। जैसे सिंपल रॉबर्ट नोजिक उदाहरण देते हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, वास्तव में मेरा अस्तित्व है, मेरा पिताजी मुझे छोड़ गए हैं, काम करने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो इस जीवन को जांचिए कि आप क्यों बने हैं, क्या करने के लिए बने हैं। आप जी रहे हैं, तो जी तो जानवर भी रहा है, कुत्ता भी जी रहा है, पशु भी जी रहे हैं, बाकी भी गाय भैंस भी जी रहे हैं। आप मानव के रूप में हैं, तो अपने जीवन को जांचिए। तो ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, तो आपको क्या करने के लिए दिया है? आपको जो क्षेत्र दिया था उसमें आप योग्य भी बन पाए कि नहीं बन पाए? आप प्रगति भी कर पाए कि नहीं कर पाए? आप समाज में नाम पहचान बनाने के लिए जीवन दिया था, आप समाज में पहचान भी बना पाए नहीं बना पाए? तो बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं हो। अब कई लोग बस ये रहते हैं, पिग की तरह सो जाते हैं खा, वो जीवन उनका अभिशप्त है। तो जीवन जीने के लिए संघर्ष करना होगा, आपको तब पहचान मिलेगी। यही बात पटनोजी। तो ये मशीन अनुभव है। क्या है? मशीन का अनुभव इसी को कहते हैं कि आप जांचिए, परखिए अपने जीवन के उद्देश्य को और उसी के अनुरूप कार्य की। किसी के जाने से या किसी के आने से जीवन के लक्ष्य नहीं रुका करते। तो अपने जीवन को जांचिए। दूसरे को आप इतना प्रभावित हो जाएंगे, मैं तो उसके बिना मर ही जाऊंगा, तो भाई आपका अस्तित्व अलग क्यों? आपका अस्तित्व अलग ही ना होता, उसके साथ ही आत्मा जुड़ी होती। तो ये बेसिकली वो मशीन अनुभव की अवधारणा देता है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर एग्जामिड लाइफ में भी वो कहता है ये सारी बातें। फिर इसी किताब में कहीं ना कहीं एग्जामिड लाइफ में भी
को व्यक्त करता है। वो विस्तार पूर्वक चर्चा करता है एग्जामिनेंट लाइफ पुस्तक में 1989 में मशीन अनुभव की। तो मशीन अनुभव की अवधारणा की व्यापकता से चर्चा कर। अब कुछ बातें और भी बताना चाहता हूं रॉबर्ट नोजिक की। रॉबर्ट नोजिक विभिन्न दर्शनों की चर्चा भी करता है, नैतिक दर्शनों की का भी नोजिक अध्ययन करते हैं। और कहते क्या हैं, कहते हैं विभिन्न जो नैतिक दर्शन है ना, ईंट के ढेर की तरह हैं। एक एक ईंट मान लो, ये ईंट, ये ढेर है, ये ईंटों का ढेर लग गया। अब कहता है ढेर गिर जाए ना, कुछ भी बचता नहीं है। इसका मतलब कोई भी नैतिकता सत्य नहीं। ये नैतिकता जो है ईंटों के ढेर के समान है। कोई कांट की नैतिकता, लोक की नैतिकता, इसकी नैतिकता, उसकी नैतिकता, तो कहते हैं ढेर है ये। इनकी समीक्षा करते हैं, कहते हैं नैतिकता और वास्तविकता में अंतर होता है, तो आप वास्तविकता के आधार पर जीवन जिएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर इन्होंने एक इनवेरियंस किताब भी लिखी थी। इनवेरियंस पुस्तक दो 2001 में लिखी। एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों, एक क्वेश्चन आए तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करना। ये पैतृक संपत्ति की आलोचना कर, इसकी पैतृक संपत्ति, कहते हैं कि ये नहीं है कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलनी चाहिए, दावा नहीं कर सकता। पिता देना चाहे तो पुत्र को देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं। ये पिता का अधिकार है, उसने अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित की है, सिंपली बेटा हकदार नहीं बनता। तो ये भी बात वो साफ साफ कह देते हैं। तो वास्तव में रॉबर्ट नोजिक एक अद्भुत न्याय का सिद्धांत देते हैं साथियों। तो वास्तव में जितने भी क्वेश्चन है रॉबर्ट नोजिक के, वास्तव में आपको देखते रहना चाहिए। फल निरपेक्षतावाद की भी आलोचना कहते हैं, नैतिकता कुछ नहीं हो, तो मैंने बता दिया कि नैतिकता के तो कोई मानते नहीं है। तो वास्तव में यह है कि फल निरपेक्षतावाद का रोल्स तो समर्थन करता है, ये नहीं। ये छोटी छोटी बातें आप तुलनात्मक रूप से साथियों देखना, रोल्स में, रॉबर्ट नोजिक में, फिर इनके क्वेश्चन जो मैंने बताया वो करना, टेस्ट सीरीज में से भी करना। और साथ में फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी बहुत जल्द, क्योंकि एक थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो आप इतने पढ़ के रखना, क्योंकि साथियों जब एक टॉपिक पूर्ण हो जाता है तो मैं उसके बाद ही फिर आपको टेस्ट, क्योंकि टेस्ट रखे हुए हैं लाइव 14-15 के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करके भी बहुत सारे रखे हुए हैं। क्वेश्चनों की कमियां ऐप पर नहीं, लेकिन यह है कि आप लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, वो एक अलग समस्या। मैं फिर आपसे क्वेश्चन इसके अलावा एक्स्ट्रा उन क्वेश्चनों को नहीं लूंगा जो ऐप पर दिए हैं, अलग से क्वेश्चन नए भी आपको कराऊंगा। तो साथियों बस जुड़े रहना है, मेहनत करते रहना है, और कभी क्लास कोई ऑफ हो तो तनाव नहीं लेना है। समझ लेना कुछ सरकमटेंसेज ऐसी हैं, अभी वैसे भी शादियों का माहौल चल रहा है, तो हो सकता है कि भाई मुझे का दिन जाना पड़ जाए, तो समझो मैसेज क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया है जो। तो बाकी मैं क्लास जितनी मेहनत होती है पूरी लूँगा। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे तिथियाँ सबकी एग्ज़ाम की पता रहती हैं, आपको टाइम से कोर्स होगा। अगर वास्तव में कोई डेट ऐसी आ जाती है तो मैं 10 घंटे भी 8 घंटे भी उनके को तैयार हूँ। और वैसे मैंने रिकॉर्डेड वीडियो सब रखी हुई हैं कि किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।